नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस एक्सप्लेनर वीडियो में छत्तीसगढ़ के बारे में बताने जा रही हूँ। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। प्राचीन काल में इसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इस भूमि पर कई राजवंश आए और गए, लेकिन एक राजवंश ऐसा था जिसने सबसे लंबे वक्त तक यहाँ पर शासन किया और अपनी गहरी छाप छोड़ दी। वो राजवंश था कलचुरी राजवंश। खासकर रतनपुर की कलचुरी शाखा ने लगभग 700 सालों तक इस क्षेत्र पर राज किया। आज हम जानेंगे कि दक्षिण कोसल क्या था, कलचुरी वंश यहाँ कैसे स्थापित हुआ, उनके प्रमुख शासक कौन थे, कला, मंदिर प्रशासन और संस्कृति में उनका योगदान क्या था, और आखिरकार उनका शासन कैसे समाप्त हुआ। ये तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। तो ये कहानी शिलालेखों, सिक्कों और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है। अंत तक आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी, तमाम तथ्यों को बारीकी से समझाऊंगी, तो आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दक्षिण कोसल क्या है, पहले हम इसके प्राचीन पहचान के बारे में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसल क्यों कहा जाता था। दक्षिण कोसल का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में ही मिलता है। रामायण के अनुसार कौशल्या का संबंध दक्षिण कोसल से था। यह क्षेत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ और पश्चिमी ओडिशा के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। गुप्त काल के बाद यहाँ पर कई स्थानीय राजवंशों ने शासन किया था, जैसे कि नलवंश हो गया, शरभपुरिय हो गया और पांडुवंशी यानी कि सोमवंशी शासक। सिरपुर, प्राचीन श्रीपुर इस काल का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। महाशिवगुप्त, बलार्जुन जैसे शासकों का काल दक्षिण कोसल का स्वर्णिम युग माना जाता है। 9वीं-10वीं शताब्दी तक सोमवंशी शासन कमजोर पड़ने लगे और इसी कमजोरी का लाभ उठाकर कलचुरी वंश वहां पर पहुंचा। अब बात करेंगे हम कलचुरी वंश के उदय और स्थापना की, कि यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना कैसे हुई। कलचुरी वंश की मुख्य शाखा त्रिपुरी, जो कि आज के जबलपुर के पास में शासन करती थी। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास त्रिपुरी के कलचुरी राजा के वंशज कलिंगराज ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोमवंशी शासकों को पराजित किया और तुम्माड़ यानी कि आज के बिलासपुर जिले के पास को अपनी राजधानी बनाया। कलिंगराज को रतनपुर शाखा का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद उनके पुत्र कमलराज और फिर रत्नदेव प्रथम आए। रत्नदेव प्रथम ने लगभग 1050 ईस्वी के आसपास रतनपुर नगर को बसाया और राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर दी। इसी समय से रतनपुर कलचुरियों का मुख्य केंद्र बन गया। अब यहाँ के प्रमुख शासक के बारे में बात करेंगे, उनका विस्तार कैसे हुआ ये आपको हम जानकारी देंगे। रतनपुर कलचुरियों के कई शक्तिशाली शासक हुए थे, जैसे कि पृथ्वीदेव प्रथम लगभग 1065 से 1090 ने ये वो वक्त था जब इन्होंने राज्य को मजबूत किया। जाजल देव प्रथम लगभग 1090 से 1120 ईस्वी सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे ये। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध किए और राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में कलचुरी वंश स्वतंत्र रूप में से मजबूत हो गया। अब रत्नदेव द्वितीय ने पूर्वी गंग वंश के आक्रमण को भी रोका था। पृथ्वीदेव द्वितीय और बाद के शासकों ने भी राज्य को स्थिर रखा। ये शासक खुद को है ये वंशी कहते थे। उन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। प्रशासन व्यवस्थित था और मंदिरों और सार्वजनिक कार्यों को बढ़ावा भी दिया जाता था, इसीलिए विकास भी हुआ था। अब हम यहाँ की कला, संस्कृति और योगदान के बारे में भी बात करेंगे कि कलचुरी काल में आखिर क्या क्या निर्माण हुए थे। कलचुरी काल में मंदिर निर्माण और कला का बहुत विकास हुआ था। रतनपुर का महामाया मंदिर उनकी कुल देवी का मंदिर माना जाता है और इसके अलावा कई अन्य मंदिर हैं और जलाशय भी बनाए गए हैं। उन्होंने शैव और शाक्त दोनों परंपराओं का संरक्षण किया। वास्तुकला में क्षेत्रीय शैली का विकास भी हुआ था। प्रशासन में सामंतों की व्यवस्था थी। कृषि, व्यापार और खनन को बढ़ावा मिला। दक्षिण कोसल की समृद्धि इस काल में काफी बढ़ी। अब हम बात करेंगे इस काल के पतन और अंत की। 13वीं शताब्दी के बाद कलचुरी शक्ति कमजोर होने लगी और बाद में राज्य दो भागों में बंट गया, एक रतनपुर और एक रायपुर। ये दो भाग हो गए। 18वीं शताब्दी में मराठों का प्रभाव यहां पर बढ़ा। 1741 के आसपास रतनपुर के अंतिम स्वतंत्र शासक के बाद यह क्षेत्र मराठा शासन के अधीन पहुंच गया। इस तरह लगभग 700 सालों का लंबा शासन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, दक्षिण कोसल से छत्तीसगढ़ की तक
यानी कि दक्षिण कोसल, जो कि पहले हम दक्षिण कोसल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तथ्य के साथ मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। दक्षिण कोसल से लेकर छत्तीसगढ़ तक की यात्रा में कलचुरी राजवंश का योगदान बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे निर्माण हुए। उन्होंने न केवल राजनीतिक स्थिरता दी बल्कि कला, मंदिर और संस्कृति को भी समृद्ध किया। आज भी रतनपुर, तुम्माड़ और कई प्राचीन मंदिर उनकी याद दिलाते हैं। जब विकास की बात आती है तो ये 700 साल जरूर याद किए जाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो कि पहले दक्षिण कोसल था, बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऐतिहासिक है और आज भी लोग वहां पर भ्रमण के लिए पहुंचते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।